आई डोंट थिंक कि सबको आर्ट में अच्छा होना होता है टू बी गुड एट डिज़ाइन. तो डिज़ाइन इज समथिंग दैट इज विद इन. अभी आपको ओवरऑल एक ग्राफिक डिज़ाइनर का करियर कैसे नज़र आ रहा है और उसमें एआई कहाँ पे? एआई तो है ही, लाइक एआई आ गया है, अब आ नहीं रहा है, वो आ चुका है. तो जैसे जैसे एआई आ रहा है आई फील कि हमें वो सीखते रहना चाहिए, क्योंकि हर रेस में कछुआ तो नहीं जीतता. कुछ रेस में हमें भी खरगोश बनना पड़ता है. हाय निमिषा, वेलकम टू पॉडकास्ट. हाय अरुण. एंड आपके बारे में जानते हैं और आपकी अभी करंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं उसके बारे में जानते हैं. मेरा नाम निमिषा है और मैं अभी इंटर्नशाला में सीनियर विजुअल डिज़ाइनर हूँ. मेरी स्कूलिंग लखनऊ से हुई है एंड मेरी कॉलेज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी विच इज़ निफ्ट हैदराबाद से हुआ है. एंड देयर आई गॉट द बैचलर्स डिग्री इन डिज़ाइन एंड इट वाज अ स्पेशलाइजेशन इन फैशन कम्युनिकेशन. ओके, आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? मैं एक छोटे टाउन है लखनऊ के पास, सीतापुर, मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ. ओके, एक आपकी जर्नी को समझने की कोशिश करते हैं पहले कि अभी आप ग्राफिक डिज़ाइन फील्ड में हैं, राइट? तो इस फील्ड में आप एंटर कैसे हुए, यानी कि क्या मोटिवेशन था, क्या रीज़न था कि आपने डिसाइड किया कि मुझे ग्राफिक डिज़ाइन में जाना है या फिर मुझे किसी और फील्ड में नहीं जाना? बचपन से ही थोड़ा सा आर्ट में इंटरेस्ट तो होता ही है, बट मेरे स्कूल में जो मेरी आर्ट टीचर्स थी वो बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करके पढ़ाती थी, बहुत ध्यान से पढ़ाती थी आर्ट. तो मैंने नेचर आर्ट एंड अप्लाइड आर्ट सीखी थी स्कूल टाइम में. एंड आई वॉज इन अ बोर्डिंग स्कूल, तो मेरे पास रिसोर्सेज बहुत कम थे, इंटरनेट यूजेज बहुत कम था. तो मैंने काफ़ी रिसर्च करी, टीचर्स से अपने इन कॉन्टैक्ट रही एंड उनसे पूछती रही अबाउट दूसरे बच्चे जो गए हैं इस फील्ड में. तो ऐसे करते करते नॉलेज मिली एंड देन कुछ कॉलेजेस के ओरिएंटेशंस होते हैं तो वो अटेंड किए. ऑनलाइन मैंने रिसर्च करी इन सब चीज़ों के बारे में कि इवन इफ मैं अगर निफ्ट में जा रही हूँ तो मैं कौन सी फील्ड चूज़ करूँ, कौन सी मेरे लिए ज़्यादा सही रहेगी. बिकॉज उस समय हमारे लिए शायद फैशन कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा नोन नहीं था. फैशन डिज़ाइन वॉज लाइक द मेन थिंग इन डिज़ाइन एट दैट टाइम. तो जब फैशन कम्युनिकेशन के बारे में पता चला तो देन लाइक मेरे पेरेंट्स भी अलाइन हो गए, मैं भी अलाइन हो गई, एंड देन दैट इज हाउ आई गॉट इनटू माय कॉलेज. ओके, तो ये जो पूरी फील्ड है ये बेसिकली हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये फील्ड में होता क्या है. ग्राफिक डिज़ाइन, आप बेसिकली विजुअल डिज़ाइन की बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो अगर विजुअल डिज़ाइन की बात करें हमें, ग्राफिक डिज़ाइन इज अ पार्ट ऑफ विजुअल डिज़ाइन, राइट? राइट. पूरा विजुअल डिज़ाइन फील्ड ये होती क्या है, अगर कोई बिगिनर समझना चाहे कि ये ब्रॉडली ये है क्या फील्ड? इसमें आप एक बिजनेस के जो भी कम्युनिकेशंस हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं, आपके यूज़र्स हैं, वो देखेंगे और वो आपका बिजनेस की स्ट्रैटेजीज और बिजनेस का जो वो है मोटो है और क्या बेच रहे हैं वो जानना चाहेंगे. तो वो हम लिख के बताएंगे किसी को तो वो कोई पढ़ेगा नहीं, बट हम उसको अगर विजुअली सुंदर दिखा करके एडवर्टाइजमेंट्स के तरीके से या फिर सोशल मीडिया पोस्ट के तरीके से इन फॉर्म ऑफ फ्लायर्स, ब्रोशर्स, बिल बोर्ड्स, न्यूज़पेपर एड्स, तो इन सब तरीकों से लाइक देयर आर मल्टीपल मीडियम्स जिनसे हम एक बिजनेस का जो भी प्रोडक्ट है उसको यूजर तक और कस्टमर तक पहुंचाते हैं. सो विजुअल डिजाइन इज काइंड ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन, राइट? या एक किसी कॉर्पोरेट कंपनी का एक कम्युनिकेशन जो होता है विजुअल डिजाइन से ही विजुअल कम्युनिकेट होता है. या आपकी जो करंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करते हैं एंड देन वी विल कम बैक टू योर जर्नी. तो इसमें कितने टाइप ऑफ वर्क्स अभी आपके अंडर में, पहले आपको ये समझते हैं कि आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा ब्रॉडली समझने की कोशिश करते हैं कि आप किन किन चीज़ों पर वर्क करते हैं. ठीक है. अभी मैं और मेरी टीम, आई एम मैनेजिंग द टीम. सो जो मेरी टीम में डिज़ाइनर्स हैं, वी ऑल डिज़ाइन डिफरेंट थिंग्स. तो कुछ लोग ईमेलर्स डिज़ाइन करते हैं, कुछ लोग हमारा जो ब्लॉग का वेब पेज है या फिर जो हमारे इस वेबसाइट पे रिसोर्सेज जाते हैं, क्रिएटिव्स जाते हैं, तो वो डिज़ाइन करते हैं. एंड बाकी लोग ब्रोशर्स हो गए, हमारे डेली कम्युनिकेशन की चीज़ें हो गई, हमारे वेबिनार्स होते रहते हैं ऑन यूट्यूब, ऑन IS क्लब्स, तो उनके लिए हम क्रिएटिव्स बनाते हैं, उनके लिए ऐप नोटिफिकेशंस बनाते हैं.
सो दोज आर ऑल द थिंग्स दैट वी डू. अपार्ट फ्रॉम दैट हम यूट्यूब के भी थंबनेल्स और डिजाइन्स बनाते हैं. सो लाइक इन ऑफिस ब्रांडिंग हमारी होती है, इन ऑफिस वर्क होते हैं, तो वो सब हम खुद करते हैं. अलग टीम के साथ आपको कोलैबोरेट करना पड़ता है. कैंपेन्स हो गए विद मार्केटिंग टीम, विद द यूजर टीम, विद द प्रोडक्ट टीम. तो सबके साथ कोलैबोरेशन वाला काम होता है. ये कंटेंट टीम के साथ हमारा डेली कम्युनिकेशन होता है. सो बेसिकली द टीम्स वर्क इज दिस, प्लस देन कम्स टू माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो उनके डे टू डे वर्किंग को देखना, उनका वर्क को क्वालिटी चेक करना, उनके वर्क को लेवल 0 से लेवल 1 तक पहुंचाना और लेवल 1 से लेवल 100 तक पहुंचाना. तो फ्रॉम द ब्रीफ टू द आउटपुट में हर स्टेप में मेरे को इन्वॉल्व होना होता है. सो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स. प्लस टीम की प्लानिंग कि हम इस महीने ये कर रहे हैं, हम अगले महीने क्या करेंगे, हम और क्या नया कर सकते हैं. सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स. तो एक विजुअल डिजाइनर का डे कंपनी में किस तरह का होता है, एक अगर एक्सप्लेन करना चाहें. लाइक अभी कोई पहली बार कर ये पॉडकास्ट देख रहा है तो वो समझना चाहेगा कि विजुअल डिज़ाइन एक कंपनी में करता क्या है, उसका दिन कैसा दिखता है. तो अगर उसको हम जानना चाहें आपसे. सो इंटर्नशाला में हम लोग 9:30 बजे ऑफिस आते हैं. 9:30 बजे ऑफिस आकर के हम लोग की एक टीम डिस्कशन होता है कि हम आज क्या क्या करेंगे. सबके टास्क अलॉट करती हूँ मैं कि आज का आपका ये टास्क है पर पर्सन. एंड कुछ टास्क होते हैं जिसमें मल्टीपल डिज़ाइनर्स भी इन्वॉल्व होते हैं. लाइक अगर एक लंबा टास्क है बट उसमें टाइम कम है तो उसके हिसाब से डिसाइड करके कि कौन कितना फ्री है, वी डिसाइड दैट. सो उसके बाद देन वी टॉक टू आवर अदर टीम्स जिसके साथ काम कर रहे हैं, हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं. कुछ लोग मार्केटिंग टीम के साथ कर रहे होते हैं, कुछ लोग कंटेंट टीम के साथ कर रहे होते हैं, कुछ लोग CEO टीम के साथ भी कर रहे होते हैं. तो उसके हिसाब से हम लोग अपना कम्युनिकेशन करके ब्रीफिंग लेते हैं कि क्या क्या करना है. देन ब्रीफ वी डिस्कस ऑन द टेबल लाइक विद ईच अदर, और या फिर जो भी आसपास लोग हैं उनके साथ डिस्कस करते हैं. एंड देन वी स्टार्ट मेकिंग रफ एक्सप्लोरेशंस करते हैं, उसके रफ ड्राइंग्स कि हम क्या क्या कर सकते हैं. उसमें नए नए रिसर्च करते हैं चीज़ों के बारे में और फिर हम लोग उसको सॉफ्टवेयर पे बनाना स्टार्ट करते हैं. एंड देन उसमें फीडबैक सेशंस वगैरह बाद में जब सबमिट किया, एक बार जब एक ड्राफ्ट या 2 ड्राफ्ट बन जाते हैं तो फिर हम लोग उसको वापस जिनके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं तो उनके साथ वापस शेयर करते हैं कि उनकी क्या व्यूज़ है. और अगर उनकी तरफ से कुछ भी फीडबैक होता है या उनका कुछ लगता है कि और कुछ ऐड हो सकता है इसमें या सबट्रैक्ट हो सकता है तो वो डिस्कशन होता है. एंड देन ऐसे मल्टीपल राउंड्स होते हैं इस चीज़ के और फिर एंड प्रोडक्ट हमारा लाइव चला जाता है. ठीक है. तो जैसे कि आपने बताया कि सबसे पहले जो किसी भी विजुअल डिजाइनर का वर्क शुरू होगा, किसी भी कंपनी जेनरिक अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले वो रिक्वायरमेंट से होगा. किसी कोई भी रिक्वायरमेंट आएगी किसी टीम के पास, उसकी ब्रीफिंग वो उनको आपको मेल पे मिलेगी या फिर वो आपको फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे. देन उसके बाद आइडिएशन सेशन होगा. तो फर्स्ट इज द ब्रीफिंग, सेकंड इज द आइडिएशन, थर्ड इज द एग्जीक्यूशन जिसमें आपने वो बना के सॉफ्टवेयर में फिर वो डिलीवर किया. तब उसके बाद आप ड्राफ्ट सबमिट करते हो तो फीडबैक सेशन वो होता है, देन वो क्लोज हो जाता है. यानी ये 5 स्टेप्स में आपका एक कोई भी वर्क है वो आप क्लोज कर लेते हैं. ब्रीफिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने जो भी कोलैबोरेशंस कर रहे हैं जिनके साथ भी ब्रीफिंग हो रही है उसमें हम उनसे क्वेश्चंस पूछें. हम कोई डाउट्स नहीं रहने चाहिए हमें कि कुछ रह गया या क्लियर नहीं है कुछ टॉपिक. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस पूछना एंड बी प्रोएक्टिव अबाउट द टॉपिक ऑफ डिस्कशन. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हो सकता है कि कोई फर्स्ट इंटर्नशिप कर रहा हो डिज़ाइन में तो वो थोड़ा हेजिटेंट हो कि मैं पूछूं ना पूछूं, दोबारा रीच आउट करूं ना करूं, तो उसके लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा अगर वो नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चंस नहीं कर रहा है. राइट. तो कोई भी मेरे ख्याल से जो आपका पर्सन ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वो बुरा नहीं मानेगा. राइट. हाँ जी. जितनी बार आप कोशिश, जब तक क्लियर नहीं आप काम ही स्टार्ट ना करो, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी काम में. ठीक है. तो लेट्स गेट बैक टू योर जर्नी कि आपने डिसाइड कैसे किया और मतलब जब आपने एंट्रेंस निफ्ट में एंटर किया तो कैसे डिसीजन लिया कि मुझे निफ्ट में जाना है और किसी कॉलेज में नहीं जाना है. मैंने जब अप्लाई करने का टाइम था इन स्कूल तो मैंने सिर्फ 3 कॉलेज में अप्लाई किया था क्योंकि मेरे को श्योर था कि मेरे को डिज़ाइन में ही जाना है और अगर नहीं जाऊंगी तो फिर देखा जाएगा. सो इट वाज अ डू और डाई सिचुएशन फॉर मी. समहाउ लाइक फॉर्चुनेटली मेरा निफ्ट में वो हो गया था. लाइक मैंने सेल्फ हेल्प बुक से पढ़ा था. लाइक आई मेंशन कि मैं बोर्डिंग स्कूल में थी तो मेरे पास कोचिंग और इन सब की रिसोर्सेज नहीं थी. तो सेल्फ हेल्प बुक्स, थोड़ा बहुत इंटरनेट सर्फिंग एंड
मैंने बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी में टाइम स्पेंड किया था और रीडिंग अबाउट लाइक आर्ट हिस्ट्री, आर्ट कल्चर। तो आई थिंक निफ्ट के लिए कोई भी अगर प्रिपेयर कर रहा है तो उसको ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ इंटरनेट से मिले। रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ा था मैंने टू गेट टू नो अबाउट द करंट अफेयर्स, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है इन द निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम्स। प्लस सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं जिसमें मॉक पेपर्स होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, सो वो सॉल्व करते हैं डेली। थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स एंड बाकी आई थिंक वो एक इनबिल्ट चीज़ होती है, क्योंकि वो आई डोंट थिंक कि सबको आर्ट में अच्छा होना होता है टू बी गुड एट डिज़ाइन। तो डिज़ाइन इज समथिंग दैट इज विद इन, लाइक देर आर मैनी इंजीनियर्स, देर आर मैनी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हु ट्रांसफर इन टू डिज़ाइन फील्ड एंड दे डू ग्रेट। तो उसके लिए आर्ट की ज़रूरत नहीं है, आई फील एक थॉट की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से लोग बिगिनर्स को शायद निफ्ट के बारे में भी नहीं पता होगा। एक ब्रीफ बता सकते हैं व्हाट इज निफ्ट, क्या है? अच्छा, निफ्ट इज इन वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस इन इंडिया फॉर डिज़ाइन, विच इज़ कॉल्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। एंड वहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें यू कैन सी कि आपके लिए क्या फिट कर रहा है अकॉर्डिंग टू लाइक फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स और योर टैलेंट गोल्स। So one of them is like fashion design, knitwear design, fashion communication, accessory design, leather design, and there is a tech related field as well, जिसके बारे में I think बहुत कम लोगों को पता है। उसको बोलते हैं बैचलर्स इन फैशन टेक्नोलॉजी, एंड फिर मास्टर्स प्रोग्राम्स भी है वो फॉर लेटर ऑन पर्पसेस। So these are chain of colleges, right? It's a chain of colleges spread all over India. I think almost हर स्टेट में एक ब्रांच है उसकी, एंड इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है इंडिया में। आई थिंक अगर मैं जब से ग्रेजुएट हुई हूँ और जब मैं किसी को बताती हूँ कि मैं निफ्ट से हूँ, तो उनका थोड़ा सा पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज होता है टुवर्ड्स मी, आई फील। सो उसके पता चलता है कि एक इम्पोर्टेंस है कॉलेज के नाम में, कुछ होता है लाइक कि कितना सीखा है, कितना आता है, वो उस पर भी डिपेंड करता है। ओके, ठीक है। सो अब बात करते हैं कॉलेज में आने के बाद, जब आपका इसमें कॉलेज में क्लियर हो गया तो आपने किन स्किल्स पे फोकस किया कि आप फाइनली प्लेसमेंट आपकी हो सके बाद में, या फिर अभी आपको वो स्किल्स हेल्प कर रहे हैं? कॉलेज में जो करिकुलम होता है उस पर तो फोकस करना ही होता है, क्योंकि यू हैव टू गेट गुड CGPA, गुड मार्क्स, एंड उसमें भी हमको बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है अमंगस्ट क्लासमेट्स, अमंगस्ट इवन सीनियर्स और जूनियर्स का कंपटीशन होता है कि उनसे बेटर करके दिखाना है हमें। सो दैट इज ऑल्सो वन मेंटालिटी विच विल हेल्प यू, उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने बहुत ज़्यादा इंटर्नशिप्स करी थी। लाइक जो हमारा फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज था उसमें हमारे कोई नेसेसिटी नहीं थी इंटर्नशिप करने की, सब समर वेकेशंस पे घर पे बैठे हुए थे। एंड मेरे को घर पे रहने की आदत नहीं है ज़्यादा, तो मैंने उस समय भी अप्लाई कर दिया था इंटर्नशिप के लिए, एंड समहाउ आई गॉट एन इंटर्नशिप। एंड या उसके बाद मैंने फर्स्ट इंटर्नशिप करी थी इन अ स्टार्टअप, एंड दैट वाज फॉर 1 month, so that I can enjoy summer vacation and internship both 1 month. Then second year में I did an internship for 2 months in an advertising agency, जो कि एक तेलुगु based advertising agency थी। बहुत communication gap था, like बाकी सारे एम्प्लॉयज़ तेलुगु ओरिएंटेड थे और मैं सिर्फ हिंदी और इंग्लिश वाले, तो थोड़ा सा वो सब मैनेज करना हुआ। बट आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स वहाँ पे। मतलब आई थिंक मैंने सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंटर्नशिप पे सीखा है। ओके, क्योंकि कॉलेज में इतना फोकस्ड वर्क नहीं होता है। कॉलेज में ऐसा होता है कि सब बच्चे सिमिलर काम कर रहे हैं इन द कंप्यूटर लैब्स एंड एवरीथिंग, एंड टीचर्स विल टेल यू लाइक द बेसिक्स ऑफ थिंग्स, बट बाकी चीज़ें हमें खुद ही सीखनी होती हैं। टूल्स वगैरह आपको सीखने पड़ेंगे, कंसेप्ट्स तो क्लियर करा देंगे, राइट? राइट, कॉन्सेप्ट्स एंड एवरीथिंग। टूल्स भी वो सिखाते हैं कॉलेज में, लेकिन उनको और किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कैसे मैनिपुलेशन कर सकते हैं ऑफ टूल्स ऑल्सो, तो वो मैंने इंडस्ट्री में सीखा। लाइक मैंने अपनी सीट ले ली थी एक सीनियर डिज़ाइनर के बगल में, और मैं पूरे टाइम उनसे पूछती रहती थी क्वेश्चंस कि ये बता दो, ये बता दो। तो उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया लाइक इन माई जर्नी ऑफ दोज 2 months। तो जब मैं घुसी थी उस ऑफिस में एट day 1, और जब मैं निकली तो मैंने पूरा इलस्ट्रेटर, लाइक इफ आई कैन से दैट इफ आई रेट माई सेल्फ on day 1, I would rate myself 2 out of 5 in Illustrator and Photoshop. But on day 5, on last day, I would rate myself 5 out of 5 because मैंने इतना सीख लिया था उस समय। एक मैं और पॉइंट इसमें ऐड करना चाहता हूँ, आपने जो मेंशन किया है, तो एक ये रहता है कॉलेज में जो भी टूल्स वगैरह रहते हैं
उसके मुकाबले इंडस्ट्री में टूल्स बहुत जल्दी चेंज होते हैं, राइट? जैसे अभी एआई भी आ गया है, तो कॉलेजेस में जो टूल्स पढ़ाए जा रहे हैं वो बेसिक ही कवर करेंगे, बट जब आप प्रैक्टिकल करते हैं इंटर्नशिप्स में जाके, तो इंटर्नशिप में आपको लेटेस्ट उसका पता चलता है कि क्या टेक्निक्स हैं। तो इंटर्नशिप्स करनी बहुत ही ज़रूरी है। जैसे निमिषा ने बताया कि उन्होंने बहुत सारी इंटर्नशिप्स करी और उन्हें लर्न करने को बहुत मिला टूल्स वगैरह। तो अगर हम टूल्स की बात करें तो अभी जैसे आप टीम लीड कर रहे हैं, तो कौन से करेंट टूल्स हैं जो अभी यूज हो रहे हैं इंडस्ट्री में, जो बिगिनर्स को आने चाहिए या उनको जब अप्लाई करेंगे जॉब में तो उनको प्रेफरेंस मिलेगी? अपार्ट फ्रॉम जो डिज़ाइन सॉफ्टवेयर्स हैं ऑलरेडी, लाइक इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, थोड़ा बहुत फिग्मा भी आना चाहिए। आई फील नाउ इट इज़ अ न्यू सॉफ्टवेयर विच इज़ पिकिंग अप क्वाइट अ लॉट, और हर जगह फिग्मा का यूज़ हो रहा है अभी। लाइक ओके, अभी तो UI UX में यूज हो रहा था, राइट? सिर्फ UI UX में हो रहा था यूज़ पहले तो बाकी डिज़ाइनर्स को इतनी नॉलेज नहीं थी उसकी। लेकिन अब फिग्मा पे एक्चुअली कोलैबोरेशन बहुत ईजी है विद अदर डिज़ाइनर्स, विद अदर पीपल हु वांट टू लाइक सी द वर्क ऑल्सो एंड गिव फीडबैक। तो उसके लिए भी फिग्मा बहुत कोलैबोरेटिव फील्ड है। तो एक्सप्लेन करेंगे आप कैसे कोलैबोरेशन, अगर हम समझना चाहें, बिकॉज जिसने फिग्मा यूज नहीं किया उसे तो समझ नहीं आएगा बिल्कुल। सो फिग्मा थोड़ा सा ऑनलाइन बेस्ड सॉफ्टवेयर है। सो उसको उस पर आप इनवाइट्स भेज सकते हैं एक दूसरे को, एंड दे कैन कम ऑन टू योर वर्क एंड आर्ट बोर्ड्स एंड दे कैन रिव्यू इट देयर एंड देन ऐड कमेंट्स और इवन लाइक एडिट द वर्क। आप उनके जैसे गूगल शीट्स पे एक्सेस देते हैं फॉर एडिटिंग और व्यूइंग, तो उसके हिसाब से यू कैन डिवाइड कि किसको सिर्फ व्यू देना है, किसको सिर्फ एडिट देना है। तो उसके हिसाब से वो बहुत ईजी हो जाता है टू कोलैबोरेट विद ईच अदर फॉर डिजाइनिंग। तो आपके डेस्क पे आपके SQC के आने की जरूरत नहीं है। अगर वो रिमोट पे कहीं बैठा है, ऑफिस के दूसरे कोने पे भी बैठा है, तो वो ऑन द स्पॉट रिव्यू करके वहाँ कमेंट करके चेंजेस करवा सकता है। हाँ, ये कोविड टाइम्स में और वर्क फ्रॉम होम जब हाइब्रिड मोड था तब बहुत यूजफुल होता। लाइक उस समय कुछ ज़्यादा इलस्ट्रेटर फाइल्स बहुत हैवी हो जाती है। सो कई लोग ऐसे भी करते हैं कि बनाया इलस्ट्रेटर पे, बट उसको फिग्मा पे ट्रांसफर कर दिया, सो दैट यू कैन डू लाइव एंड इन रियल टाइम फीडबैक सेशंस या फिर एडिटिंग ऑफ वर्क, क्योंकि वो भी वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। सो इलस्ट्रेटर एंड फिग्मा बहुत ज़्यादा कोलैबोरेटिव वर्क कर लेते हैं आपस में। सो SVG फाइल्स को हम लोग इधर से उधर ले जा सकते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ ऑल्टर नहीं होता है उसमें। फोटोशॉप की फाइल्स को तो हमें एक्सपोर्ट करके लाना पड़ता है या फिर एक एक लेयर को अलग अलग, बिकॉज फोटोशॉप इज अ लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर। सो दैट इज वाई मतलब फिग्मा बहुत ज़्यादा ईजी कर देता है, ईजी कर देता है, कोलैबोरेटिव होता है। जो भी आप वर्क कर रहे हैं आपको SQC की नजर आ रहा है लाइव फाइल में काम कर, बिकॉज ऑनलाइन है, राइट? Yeah, and also starting 3 files I think is free for each user. Okay, तो कोई beginner भी अपना So any beginner can download Figma and work on the Figma files for at least 3 design files. So if you are making like multiple pages in that you can do, और एक ही पेज उसका infinity पे जाता है। So एक ही पेज पे अगर आप बहुत टाइम तक काम करते रहो तो you can use it like a hack kind of, कि उस पे आप बहुत टाइम के लिए काम कर सकते हो without paying. You mentioned download. Why? So it is you can use it on Chrome or your Google screens as well, or you can download it for desktop. Okay, there is software available. And even for phones. Oh, nice. So you can download it on your phone also, and you can see मतलब यही तो उसका वो है, like बहुत अच्छी फीचर है इसकी कि कोई भी कहीं पे भी उसको एक्सेस कर सकता है। जिसके साथ भी आपने लिंक शेयर करी है तो वो देख सकते हैं वो काम। तो एक मेरा टेक्निकल क्वेश्चन है आपसे कि अगर फिग्मा यूज हो रहा है तो हमें क्यों इलस्ट्रेटर सीखने की जरूरत है, हमें फोटोशॉप सीखने की जरूरत है? क्योंकि इलस्ट्रेटर पे जितने ज़्यादा फंक्शंस हैं, इतने ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं उसमें कि इलस्ट्रेटर अगर नहीं होगा तो फिर फिग्मा पे हम बहुत लिमिटेड चीज़ें कर पाएंगे फिर। मतलब ये एक कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर का भी कोलैबोरेशन है ये। लाइक आप इलस्ट्रेटर पे बेसिक मतलब मेन चीज़ें बना करके फिग्मा पे लाते हैं और फिर फिग्मा पे उसको लेआउटिंग कर सकते हैं, फिग्मा पे उसको थोड़ा बहुत एडिट भी कर सकते हैं। उसके फिग्मा पे जो इफेक्ट्स और टूल्स हैं वो थोड़े लिमिटेड है। सो दैट इज व्हाई इलस्ट्रेटर एंड फिग्मा गो हैंड इन हैंड, आई फील। ओके, नाइस। आई गेस जो वीडियो एडिटिंग अगर वाले देख रहे हैं तो इट्स समथिंग लाइक आफ्टर इफेक्ट एंड प्रीमियर। या एनिमेशन वहाँ कर सकते हो, एडिटिंग यहाँ कर सकते हो। हाँ. तो वो भी उसमें भी कोलैबोरेशन हो जाता है। ठीक है। सो तो पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आपने फिग्मा यूज नहीं किया तो एक बार आप जाकर चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, एंड इट्स फ्री फॉर एवरीवन। आप
जैसे निमिषा ने बताया भी कि आप एक ही फाइल को मल्टीपल टाइम यूज भी कर सकते हैं उसमें। ठीक है, ये तो हो गई टूल्स की बात। अब हम पर्टिकुलर स्किल्स की बात करते हैं कि वो कौन कौन से स्किल्स हैं जो एक जॉब में किसी जो फॉर एग्जांपल कोई अगर कॉलेज में है तो उसे उन स्किल्स को डेवलप करना चाहिए ताकि जब जॉब में है या फिर इंटरव्यू में जाए तो वो स्किल्स को वो हाईलाइट कर सके या रिज्यूमे में हाईलाइट कर सके। तो वो कौन से स्किल्स हैं जो किसी को डेवलप करने चाहिए कॉलेज टाइम? कॉलेज टाइम से ही आई थिंक पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए। एंड जो भी रेज्यूमे भी बनाते हैं हम कॉलेज में ही बनाते हैं, जो फर्स्ट इंटर्नशिप्स के लिए होता है। इंटर्नशिप हम लोग ड्यूरिंग कॉलेज करते हैं। सो रेज्यूमे मेकिंग स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं खुद हायरिंग करती हूँ, तो मैंने बहुत सारे रेज्यूमेज देखे हैं जिसमें क्रोनोलॉजी गलत है, मतलब पास्ट से प्रेजेंट में जा रहा है रेज्यूमे, बट द रेज्यूमे का स्ट्रक्चर शुड बी कि प्रेजेंट से पास्ट में जाए। लाइक ऊपर हमारा प्रेजेंट एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसमें फिर मल्टीपल जितने भी सेगमेंट्स आपके वर्क एक्सपीरियंस के वो होने चाहिए, और फिर वो धीरे धीरे लाइक इट शुड गो इनटू स्कूल एजुकेशन एंड कॉलेज एजुकेशन एंड देन स्कूल एजुकेशन। सो वो एक उसका एक ऑर्डर है जो बेटर होता है, क्योंकि जो भी रिव्यूअर है, रिक्रूटर है, वो अगर आपको रेज्यूमे देखेगा तो उसको आपकी स्कूलिंग से इतना मैटर नहीं करता। लाइक व्हाट मैटर्स इज योर वर्क एक्सपीरियंस एंड योर इंटर्नशिप एक्सपीरियंस और योर कॉलेज एक्सपीरियंस। सो वो एक चीज़ है। प्लस कॉलेज में हमें बहुत ज़्यादा रिसर्च पे ध्यान देना चाहिए, लेटेस्ट ट्रेंड्स के साथ अपडेटेड रहना चाहिए। एंड लाइक आई डोंट नो अगर हर कॉलेज में ये होता है कि नहीं, बट मेरे कॉलेज में हमारे पास डिज़ाइन ट्रेंड्स की बुक्स थी जो आज से 4 साल बाद क्या होने वाला है उसकी भी उसमें नॉलेज थी। सो हम लोग उसको बहुत ज़्यादा रेफर करते थे, लाइक टू स्टडी की अगले साल क्या आएगा इन फैशन। एक रिसर्च पे वर्क करना चाहिए, प्रोएक्टिव रहना चाहिए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको थोड़ा वर्क कर लें, लर्न कर लें। करंट अफेयर्स के साथ भी थोड़ा सा लाइक इन लिंक रहना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन सा पॉलिटिकल इवेंट या कौन सा नेचुरल इवेंट किस नए ट्रेंड को वो कर दे, लाइक बैक हैंडेडली उसको सपोर्ट कर देता है। सो लाइक ये सब चीज़ों की नॉलेज तो होनी ही चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट अपने अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर फोकस रह के पढ़ाई करना चाहिए, बिकॉज कॉलेज में ऐसा होता है कि हाँ ठीक है चलो आज नहीं पढ़ेंगे, मस्ती करेंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे, आज बंक करेंगे। लेकिन मेरे कॉलेज में अटेंडेंस कंपलसरी थी, तो हम लोग हमेशा कॉलेज जाते थे। एंड लाइक सिटिंग देयर एंड लर्निंग इज अनदर एक्सपीरियंस, एंड अपने रूम में काम करना इज अनदर एक्सपीरियंस। तो वो एक चीज़, वो एक डिफरेंस आ ही जाता है उसमें। सो आई फील कि रेगुलर होना चाहिए इन कॉलेज। एंड जो फैकल्टीज होती है उनको इतनी ज़्यादा नॉलेज होती है कि आपको फैकल्टी से भी 1-on-1 एक रिलेशनशिप मेंटेन करनी चाहिए। पूछ सकते हैं, डाउट्स लेके जाओ। या मैं अभी भी अपने कॉलेज फैकल्टी से कनेक्टेड हूँ, और मेरी लाइफ में कोई भी अपडेट होता है तो मैं उनको देती हूँ, या फिर उनसे कुछ भी पूछना होता है मैं उनसे पूछती हूँ। सो वो एक 1-on-1 रिलेशनशिप बनाना भी इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए मेंटोर होना बहुत जरूरी है। तो फैकल्टी कैन दे कैन बी योर मेंटोर फॉर लाइफ। ठीक है, बाकी मुझे लगता है इंटरपर्सनल स्किल तो आजकल हर जॉब में चाहिए। इंटरपर्सनल स्किल्स, कॉन्फिडेंस अबाउट योर डिजाइन। मतलब obviously there is competition between 2 classmates of 30 classmates, but उसमें से भी तुमको ऐसा काम करना है या ऐसा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है कि if you see your design with 30 other people, तो तुमको लगना चाहिए कि नहीं मेरा डिफरेंट है, मेरा ज़्यादा अच्छा है। तो वो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है जब आप रिसर्च करते हो और खुद के काम में उसको अप्लाई करते हो। तो अगर आपका काम बोलता है आपके लिए तो आपको भी वो एक कॉन्फिडेंस आता है। एंड देन उसको एक्सप्लेन करना, मतलब आपने बना तो दिया लेकिन आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो कि वो क्या है या फिर आपका प्रोसेस क्या था, तो प्रोसेस को स्टडी करना थोड़ा सा वो भी एक इम्पॉर्टेंट काम होता है। एंड या मतलब थोड़ा सा इंटरपर्सनल स्किल्स तो ज़रूरी है ही, एंड नॉलेज फील्ड इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि क्या किया है और बच्चों ने क्या किया है, अपने आप को कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले रिज्यूमे को टच किया, तो आपने अपनी टीम के लिए भी हायरिंग करी है, राइट? तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आप एक रिज्यूमे में नोटिस करते हो जिसकी वजह से आप हायरिंग के लिए उसे बुलाते हो या फिर आगे प्रोसेस करते हो? सो आजकल के ज़माना थोड़ा सा फास्ट हो गया है, एंड सो आपके रिक्रूटर्स भी फास्ट हो जाएंगे और आपका रेज्यूमे भी फास्ट होना चाहिए। सो फर्स्टली डिज़ाइन रेज्यूमेज थोड़े से
बोरिंग नहीं लगने चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक दे शुड बी कलरफुल, दे शुड बी डिजाइनर, डिजाइन बेस्ड, लाइक थोड़ा सा मतलब क्लटर्ड भी नहीं होना चाहिए, क्लीन नीट, बट इट शुड हैव समथिंग टू होल्ड द अटेंशन, मतलब जो देख रहा है उसका अटेंशन ग्रैब कर ले थोड़ा। स्पेशली ये विजुअल डिजाइन के लिए तो वो भी कहीं ना कहीं हाँ। स्पीक करेगा आपके लिए कि विजुअल डिजाइन है तो उसमें वो चीज दिख नहीं रही है, अलाइनमेंट नहीं दिख रहा है। वही, सो मेरे पास जितने रेज्यूमेज आते हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज फर्स्ट इंप्रेशन जो है रेज्यूमे का, लाइक ओवरऑल डिजाइन ऑफ द रेज्यूमे इटसेल्फ हम जज करते हैं। तो अगर डिजाइन नीट है, क्लीन है और उसमें कलर्स का यूजेस अच्छे से हुआ है, कॉन्ट्रास्ट अच्छा है विद द कलर्स एंड टेक्स्ट, तो वो भी एक काइंड ऑफ आपका पोर्टफोलियो का ही डिजाइन बन जाता है रेज्यूमे भी। तो एक वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन मैंने बताया कि क्रोनोलॉजी मेंटेन करते ही हैं हम लोग। अपार्ट फ्रॉम दैट जो उसमें लिंक्स अटैच करते हैं वो कई बार क्लिकेबल नहीं होती हैं। सो जो फास्ट रेज्यूमे है वो यही होता है कि अगर मैं रेज्यूमे में अपने बिहांस लिंक डाल रही हूँ या फिर ड्राइव लिंक भी डाल रही हूँ या लिंक्डइन डाल रही हूँ तो क्लिकेबल दैट कैन बी डन थ्रू पीडीएफ। आप इमेज ना जेपीजी में ना भेजें, पीडीएफ में भेजें। पीडीएफ में लिंक्स अटैच करके एंड देन यू एक्सपोर्ट इट एंड उसमें फिर क्लिकेबल हो जाती है, तो वो बहुत इजी रहता है लाइक फॉर एवरी रिक्रूटर। आई फील कि अगर मल्टीपल जगह पे पोर्टफोलियोज भी है, किसी किसी की अपनी वेबसाइट्स भी होती हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब लोग पोर्टफोलियो में ड्राइव लिंक शेयर करते हैं और उसका मुझे रिक्वेस्ट एक्सेस करना पड़ता है। सो प्लीज़ डोंट कीप ड्राइव लिंक्स। आई वुड सजेस्ट कि ऑनलाइन पोर्टफोलियो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन द डिज़ाइन फील्ड, क्योंकि मैं जब ड्राइव लिंक्स देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि ये डिज़ाइनर के पास ऑनलाइन पोर्टफोलियो कैसे नहीं है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब एक ऑनलाइन प्रेजेंस, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है आजकल। आप जिस भी ब्रांड के लिए काम करेंगे वो ऑनलाइन ही होगी, लाइक उनका वेबसाइट होगा, उनका सोशल मीडिया हैंडल होगा। तो वाई इज़ योर रेज्यूमे एंड योर पोर्टफोलियो नॉट ऑनलाइन? तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब एक ऑनलाइन जहाँ पे भी आपको सही लगे, लाइक पीपल हैव देयर ओन वेबसाइट्स, people have social media pages, or it can be a Behance link, or it can be Dribbble. तो बहुत सारे platforms है to create your own websites and portfolios, तो वो use करके जो भी आपके काम के हिसाब से feasible है, तो I think online होना चाहिए portfolio। and या बाकी उसमें contact information होनी ज़रूरी है, and थोड़ा सा एक gist about your learnings कि ज़्यादा लंबा नहीं, छोटा सा एक पैराग्राफ हो कि जिसमें 4-5 लाइनों में आपने समराइज किया हो, लाइक 200 वर्ड्स में, कि आपने अभी तक क्या सीखा और आपकी एजुकेशन कहाँ से है, नॉट स्कूलिंग बट कॉलेज, एंड आपके गोल्स क्या है या आपको क्या ड्राइव करता है, आपका मेन फोकस क्या है। सो वो मतलब मेन चीज़ें बस ये 4 पॉइंट्स में उसमें लिखी होनी चाहिए। थोड़ा सा लाइक पढ़ के एक आइडिया मिलता है, क्योंकि एक फर्स्ट इंप्रेशन है, नई किताब खोली है तो उसमें इंट्रोडक्शन तो ज़रूरी है। सो लाइक दैट। तो अगर हम ये बोलें कि जो हायरिंग प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में पोर्टफोलियो कितना इंपॉर्टेंट, अगर हम परसेंटेज की बात करें कि आपने इतना हायरिंग प्रोसेस में इतना पार्ट कवर कर लिया है, तो कितना परसेंटेज होगा पोर्टफोलियो को लेकर कि अगर अच्छा पोर्टफोलियो है तो हायरिंग के कितने परसेंट चांसेस है आउट ऑफ? सो रेज्यूमे मैटर्स अराउंड 30% आई वुड से, पोर्टफोलियो मैटर्स अराउंड 50%, एंड बाकी इंटरव्यू के लिए 20% रख लेते हैं, क्योंकि इंटरव्यू हम तभी लेते हैं जब ऑलमोस्ट श्योर होता है कोई, पोर्टफोलियो बेसिस पे ऑलमोस्ट सिलेक्ट हो रखे होते हैं, या फिर वी कैन इवन डिवाइड, अगर मैं असाइनमेंट दे रही हूँ फॉर लाइक बिफोर इंटरव्यू, सो देन असाइनमेंट गेट्स अ लिटिल बिट ऑफ प्रायोरिटी एज वेल, सो देन आई विल गिव पोर्टफोलियो 20% एंड असाइनमेंट 30%। सो इस हिसाब से होता है। एंड कुछ बच्चे असाइनमेंट अच्छे से नहीं करते, उनका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा होता है, तो दिख जाता है वो कि असाइनमेंट जल्दी जल्दी में किया है एंड पोर्टफोलियो में तो बहुत टाइम लगाया होगा। सो वो भी एक फैक्टर हो जाता है फिर कि वो कंपनी के साथ फिर सेट नहीं होगा सीन की। असाइनमेंट शुड स्पीक योर पोर्टफोलियो की जो भी आपने पोर्टफोलियो बनाया अपनी क्वालिटी तो एटलीस्ट असाइनमेंट में आनी चाहिए। हाँ, मतलब ऐसा लगना चाहिए कि दोनों चीजें सेम बंदे ने बनाई है, सेम पर्सन ने बनाई है, तो वो मैटर करता है। क्योंकि मैंने एक बार पोर्टफोलियो देखा था जो कि बहुत एक्सेप्शनल था, बट जब मैंने असाइनमेंट देखा तो आई वाज लाइक ये सेम पर्सन का काम है, कैसे हो सकता है सेम पर्सन का काम, क्योंकि वो इतना डिफरेंट था। स्टाइल चेंज हो जाता है, इलस्ट्रेशन स्टाइल तो डिफरेंट दिखता है वहाँ पे, तो फिर थोड़ा ट्रस्ट इशू हो जाता है उसमें कि व्हाट टू ट्रस्ट, पोर्टफोलियो पे ट्रस्ट करे कि असाइनमेंट पे ट्रस्ट करे। सो अभी हम बात करते हैं इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू में अगर किसी को जाना है, कोई फर्स्ट टाइम इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहा है,
तो किन बातों का ध्यान रखें, किन चीज़ों को प्रिपेयर करें फॉर विजुअल डिजाइन फील्ड? फर्स्टली आई थिंक विजुअल डिज़ाइन के लिए तो नहीं है, ये सबके लिए ही है कि ऑफिस में अगर इंटरव्यू है तो वो टाइम पे आना है और अगर ऑनलाइन इंटरव्यू है तो लिंक भी टाइम पे ज्वाइन करनी है, एटलीस्ट 5 मिनट्स और 2 मिनट्स बिफोर द इंटरव्यूअर इज सपोज टू ज्वाइन। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार मुझे वेट करना पड़ता है लाइक इंटरव्यूज के आने का, तो वो बहुत टाइम वेस्टेज लगती है कि मतलब ऐसा लगता है कि उनके अंदर वो ज़ील नहीं है, वो पैशन नहीं है, कि एक्साइटमेंट नहीं है फॉर गिविंग द इंटरव्यू। सो दैट इज़ वन थिंग दैट इज़ देयर फॉर एवरी फील्ड आई फील। उसके अलावा फॉर द डिज़ाइन फील्ड अपना काम जो भी है, आपका ऑनलाइन पोर्टफोलियो जो भी है वो रेडी रहना चाहिए कि अगर मैं ऑनलाइन भी ले रही हूँ इंटरव्यू तो तुरंत स्क्रीन पे शेयर कर सके, वेट ना हो, ज़्यादा टाइम वेस्टेज ना हो बीच में, एंड अपने काम को अच्छे से एक्सप्लेन कर सके कि अगर मैं बोलूँ कि explain one of your best works, like what do you, whichever one you like, explain it. So उसको फिर अगर आपका वो बेस्ट काम है तो उसके बारे में तो आपको नॉलेज होनी चाहिए ना। तो वो एक चीज़ है कि मतलब वो अच्छे से एक्सप्लेन करो कि मतलब विद द फुल पैशन एंड आंसर ईच क्वेश्चन विद कॉन्फिडेंस, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा सा एक हैप्पी गो लकी इन्वायरमेंट भी बनाना चाहिए एक दूसरे के लिए। सो आई ट्राई कि मैं अपने जिनसे साथ भी इंटरव्यू ले रही हूँ तो उनको कंफर्टेबल करूँ, प्लस आई एक्सपेक्ट कि द अदर पर्सन शुड नॉट फील लाइक इन एनी टेंशन और प्रेशर और एनीथिंग। सो उनको भी थोड़ा सा हैप्पी मतलब अच्छे से बातें करनी चाहिए। आई फील ओपन कम्युनिकेशन आस्क क्वेश्चंस, अगर कोई भी क्वेश्चन है इंटरव्यूअर से आपसे पूछते हैं लोग क्वेश्चंस? हाँ, जैसे कंपनी के बारे में क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं लोग कि इंटर्नशाला की कल्चर वैल्यूज क्या है या फिर मेरा काम क्या होगा। सो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मतलब वो भी हम नोट करते हैं कि आपका इंटरेस्ट कितना है उस कंपनी में जाने के लिए। तो वो भी एक चीज़ नोट होती है क्योंकि कुछ लोग ब्लाइंडली इंटरव्यूज देते रहते हैं, तो उसमें समझ में आ जाता है इंटरव्यूअर को कि आप बस दे रहे हो इंटरव्यू देने के लिए, बट एक कंपनी में इंटरेस्ट जब आप दिखाते हो तो उनको समझ में आता है कि हाँ आप उस कंपनी के लिए पैशनेट हो, तो आपको उस कंपनी में इंटरेस्ट है, उस कंपनी के गोल्स आपके गोल्स के साथ अलाइन हो रहे हैं। तो उस टाइप की चीजें जब सुनते हैं इंटरव्यूअर्स तो उनको थोड़ा सा इम्प्रेशन इंक्रीज होता है आई फील। अब जैसे कि आपने एज अ विजुअल डिजाइनर आपने स्टार्ट किया था, ग्राफिक डिजाइनर करियर स्टार्ट किया था और आज टीम लीड पे हैं, तो अगर कोई कंपनी ज्वाइन करने के बाद कोई अपना करियर देखना चाहता है इसी फील्ड में और आगे बढ़ना चाहता है ना, सक्सेसफुल होना चाहता है, तो उसके लिए आपके लिए क्या टिप्स हैं कि अगर किसी कंपनी में एंटर करे तो उसको किन किन बातों का ध्यान रखे, किन किन बातों पे वर्क करे और किन चीज़ों पे फोकस करे कि वो आगे बढ़ सके विजुअल डिज़ाइन फील्ड में? उसमें आई फील कि एक पैशन और एक क्यूरियोसिटी जो होती है ना, दैट टेक्स यू अ लॉन्ग वे। क्योंकि अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं होगी टू एक्सप्लोर, नई चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए या कुछ नया चीज़ लर्न करने के लिए, जैसे हम अपने फ़ोन के ऐप्स को अपडेट करते रहते हैं राइट, वैसे हमको खुद को भी अपडेट करना चाहिए। वो अगर नहीं करेंगे तो हम एक लेवल से दूसरे लेवल पे कैसे जाएंगे? तो हम अभी भी फिर गूगल एक्सपी पे बैठे रहेंगे। सो वो वाली चीज़ है कि हमें नई चीज़ें सीखने की वो एक क्रेजीनेस होती है ना, वो दिखानी पड़ेगी। अपने वर्क में भी वो चीज़ दिखती है वो कि अगर आप नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे हो, खुद से ट्राई कर रहे हो एंड वो फिर अपने मेंटोर के पास लेके जा रहे हो कि मैंने ये जो आपने बोला वो तो मैंने बना दिया लेकिन मैंने खुद से भी कुछ ट्राई किया। तो वो एक क्यूरियोसिटी दिखाता है एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि टू टेक यू फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 2 वेरी क्विकली, है ना। तो वो एक आपका इम्पोर्टेंस दिखाता है इन द कंपनी की नहीं हम इसको नहीं जाने दे सकते क्योंकि ये बहुत अलग टाइप का काम करता है ना। तो वो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस कंपनी के कल्चर वैल्यूज़ के साथ अलाइन रहना चाहिए आई फील कि मतलब ऑन टाइम आना है, ऑन टाइम जाना है। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फिर वो भी मेंटेन करनी चाहिए, स्पेशली प्रोबेशन टाइम पे ये बहुत फोकस में रहना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। हर एक स्टेप नोटिस होता है, इवन इफ आपको लगता है कि नहीं नोटिस हो रहा है तो कोई ना कोई तो देख रहा है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद वर्क। अगर इंटरव्यू में आपने बोला है कि मुझे फोटोशॉप बहुत अच्छे से आता है बट काम हो रहा है तो वो अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो आई थिंक इंटरव्यू के टाइम पे ही बहुत ऑनेस्ट होना चाहिए।
बाद में प्रोफेशन में वो आपको प्रूव भी करना पड़ेगा उस चीज़ को लेके। जैसे कि आजकल AI बहुत चल रहा है, स्पेशली इट हैज़ इम्पैक्टेड द विजुअल डिज़ाइनर्स, बिकॉज सबसे पहले AI आप देखोगे तो विजुअल डिज़ाइन के ही AI आपको हर तरफ दिखते हैं, आपको इमेजेस दिखती हैं और बहुत कुछ ऑटोमेटेड हो गया है डिज़ाइन में। तो आपको क्या लगता है कि अभी आपको ओवरऑल एक ग्राफिक डिज़ाइनर का करियर कैसे नज़र आ रहा है और उसमें AI कहाँ पे है? मुझसे लोग पूछते हैं इन इंटरव्यूज ऑल्सो, लाइक जब थोड़ा सा 1-on-1 फ्लो बन जाता है बातों का, तो मेरे से एक स्टूडेंट ने पूछा था कि क्या ग्राफिक डिज़ाइन का करियर खतरे में है, लाइक इसका कोई फ्यूचर, हाँ इसका कोई फ्यूचर है कि नहीं है, शुड आई परस्यू इट और नॉट, सिंस इट वाज एन, वो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे थे तो उनको जानना था लाइक आगे का। सो आई वाज लाइक कि AI तो है ही, लाइक AI आ गया है, अब आ नहीं रहा है, वो आ चुका है। एंड जैसे हम हर चीज़ में, अब जैसे मैंने बोला कि हमको अपडेट करना पड़ेगा अपने आप को विद टाइम, तो वरना हमारे जो कलीग्स हैं, हमारे जो पीयर्स हैं, वो बहुत आगे चले जाएंगे और हमें फिर कवर अप करने में बहुत टाइम लगेगा, लाइक डबल या ट्रिपल टाइम भी लग सकता है। तो जैसे जैसे AI आ रहा है, आई फील कि हमें वो सीखते रहना चाहिए, क्योंकि हर रेस में कछुआ तो नहीं जीतता, कुछ रेस में हमें भी खरगोश बनना पड़ता है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे हम लोग अलग अलग टूल्स यूज़ करते हैं AI के लिए, हमने भी अपने आप को अपडेट किया है विद न्यू टूल्स एंड एवरीथिंग, सो वो हम अब अप्लाई करने लग गए हैं अपने काम में भी। सो विद टाइम आई थिंक एवरीबडी शुड अपडेट देमसेल्व्स विद AI एंड रिसर्च अबाउट AI। अब AI में क्या क्या यूज़ करते हैं हम लोग, लाइक टू नेम अ फ्यू, लाइक इमेज एनहांसमेंट्स के लिए हम कुछ टूल्स यूज़ करते हैं, कलर करेक्शंस के लिए। सो उसके लिए हमारे पास फोटोशॉप में भी कुछ नए टूल्स आए हैं, फोटोशॉप का बेटा वर्जन आया है, सो दैट हैज़ अ लॉट ऑफ न्यू काइंड ऑफ टूल्स एंड एप्लीकेशंस उसमें जो कर सकते हैं हम लोग। स्मार्ट पोर्ट्रेट्स हैं उसमें, सो यू कैन चेंज अ पर्सनस एक्सप्रेशन and you can apply makeup to someone's face with like just transfer it. So वो चीज़ें हैं, generative fill है Photoshop का, right? Apart from that GPT-4 है जो कि content plus design मतलब image generation के लिए है। So image generation भी बहुत ज़्यादा अब in हो गया है, उसके लिए Leonardo and GPT-4, ChatGPT ये सब है, OpenAI। So GPT-4 में एक एडवांटेज ये भी है कि हम अपना एक, उसमें मॉडल्स होते हैं अलग अलग, हम उसमें मॉडल ट्रेन कर सकते हैं और एक सिमिलर टाइप ऑफ इमेजेस जनरेट करवा सकते हैं उससे, कि अगर मैं पूरी सीरीज बना रही हूँ और उसमें मेरे को एक ही टाइप की डिज़ाइन स्टाइल चाहिए, तो उसको मैं एक मॉडल को ट्रेन कर दूँ उसके, तो वो सिमिलर उसी स्टाइल में निकालेगा, जो भी मैं उसमें प्रॉम्प्ट डालूंगी तो वो उसी स्टाइल में निकालेगा। प्लस AI के लिए आई फील प्रॉम्प्ट जनरेशन भी बहुत ज़रूरी है। लाइक अगर आप सही प्रॉम्प्ट डालोगे तो अच्छी इमेज आएगी, नहीं डालो उसमें कुछ भी एक इधर उधर हो जाता है तो फिर अच्छी इमेज नहीं आती। यू हैव टू कीप ट्राइंग। सो आई थिंक लर्निंग अबाउट व्हाट काइंड ऑफ प्रॉम्प्ट्स टू पुट एंड किस वर्डिंग्स को यूज करना है उसके लिए, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको कमांड नहीं कर सकते हो, आप उसको बताना है कि मुझे ये चाहिए। सो दैट इज वन थिंग। प्लस हम लोग कलर पैलेट्स के लिए भी AI यूज करते हैं आजकल। सो उसमें है colors.ai, पिगमेंट्स है और एक है randomly। सो ये तीन काफ़ी अच्छे AI टूल्स हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा रिसर्च कर सकते हो और उसमें रैंडमली लाइक नए नए कलर कॉम्बिनेशन निकल सकते हैं। सो जैसे कभी कुछ हटके करना है, कुछ नया करना है, तो उसमें कुछ नए कलर्स की कॉम्बिनेशंस ट्राई करना है, सो उसके लिए बहुत यूज़ होता है ये। सो दीज आर सम ऑफ द AI टूल्स दैट वी हैव बीन यूजिंग एंड इनमें से कई फ्री भी है, कई फ्री हैं। तो अभी अगर हम जानना चाहें कि पूरे प्रोसेस में अभी AI का कितना % यूज हो रहा है, और एक जैसे मिथ बना हुआ है कि पूरा ही टेक ओवर कर देगा जॉब को, इज इट पॉसिबल? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि AI का तो हमने ही बनाया है, तो वो हमको कैसे टेक ओवर करेगा? आई फील लाइक दैट इज माई पर्सपेक्टिव। आई थिंक AI अगर आ गया है तो उसको चलाना अगर हमें आ गया तो बिना हमारे चलाए तो वो चलेगा नहीं। सो अगर वो हमने चलाना सीख लिया, उसको प्रॉम्प्ट्स जनरेट करवाना सीख लिया, तो वो भी हमारा एक, जैसे फोटोशॉप इलस्ट्रेटर है वैसे भी वो भी एक टूल हो जाएगा। या सो यू शुड नॉट सी इट एज अ ड्रास्टिक थिंग कि क्योंकि एक ह्यूमन का जो टच होता है इन डिजाइन्स, इवन कंटेंट में अगर होता है,
तो वो ह्यूमन का टच तो एआई नहीं ला पाएगा। लाइक अभी भी एआई इतना एडवांस नहीं हुआ है, फील कि उसमें अभी बहुत साल लगेंगे। लाइक अभी के लिए तो वी कैन बी रिलैक्स्ड एंड वर्क अभी कुछ सालों के लिए काफ़ी, लाइक आई थिंक 10-15 years देयर इज नथिंग that will damage our field. So and also like that is important कि मतलब खुद को अपडेट करना is important. तो एक ये भी है कि एक ह्यूमन टच जो आपने बात किया कि हर रिक्वायरमेंट अलग होती है और उसमें कस्टम टच देना पड़ता है, राइट? और एआई में तो प्रॉम्प्ट बेस्ड होता है, आप उसको टेक्स्ट में वो टच कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, राइट? दिस इज वन ऑफ द थिंग। हर चीज एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसमें, हर चीज आप टेक्स्ट में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। कुछ आपको ह्यूमन टच से ही होता है, आप खुद ही उसे डिसाइड करते हो ऑन टेबल कि ये ऐसा होना चाहिए। हाँ, हमारा एनालिसिस ऑफ थिंग्स, हमारा इमोशनल कनेक्ट जो है वो एआई नहीं, जय जितना भी ट्राई कर ले वो नहीं ला पाएगा। और उसको टेक्स्ट में कैसे आप लिखोगे, राइट? उस चीज को जो आप खुद कर सकते हो। एंड एआई भी जो चीजें जनरेट करता है वो प्री एग्जिस्टिंग चीजों से ही चीजें लेकर के जनरेट करता है, रादर देन ह्यूमंस। हम लोग कुछ अलग चीजें भी जनरेट कर सकते हैं, खुद से कुछ बना करके, खुद से कुछ सोच करके आउट ऑफ द वर्ल्ड जा सकते हैं। सो इन दैट वे आई थिंक कि ऑब्वियसली ह्यूमन ब्रेन इज बेटर देन एआई, आई फील। देयर आर ट्रेंड्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, रिपीट होते हैं साइकिल में। उसको कैसे कीप अप कर पाएगा, वो भी सॉर्ट आउट नहीं है, क्योंकि वो तो एक मॉडल पे वर्क कर रहा है। ठीक है। सो अगर हम चैलेंजेस की बात करें कि एज अ विजुअल डिजाइनर क्या क्या चैलेंजेस होते हैं जो पता होने चाहिए बिगिनर्स को, ये चैलेंजेस आएंगे, इसके लिए रेडी रहो। चैलेंजेस विद लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजीज आई फील आती है, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया तब कोरल ड्रॉ था, हमने कोरल ड्रॉ पे सीखा डिजाइन करना। एंड जब इलस्ट्रेटर आया तो वो थोड़ा सा स्कैरी लग रहा था सबको कि इसका अंदर से इंटरफेस थोड़ा सा डार्क है और स्कैरी है, इसमें कितने सारे फंक्शंस हैं। सो आई फील एक ओपननेस होनी चाहिए कि टू लर्न न्यू थिंग्स। सो वही आई थिंक मेन फैक्टर है जो आपको विजुअल डिजाइनर से एक स्टेप पीछे लेके जाता है, क्योंकि आपको एक चीज बनानी है। जैसे पेंटिंग में हम लोग अलग अलग मीडियम्स यूज करते हैं, वैसे ही हम लोग डिजाइनिंग में भी अलग अलग सॉफ्टवेयर प्रिंसिपल सेम रहेंगे, बट आपको टूल्स चेंज करने होंगे। हाँ, वो अपडेट होंगे आने वाले समय में। एंड जो भी ट्रेंड चल रहा है लाइक ऑन द इंटरनेट, लाइक आजकल टिकटॉक पे भी बहुत सारे ट्रेंड्स आते हैं, वैसे डिज़ाइन के भी बहुत ट्रेंड्स आते हैं। मेरे भी इंस्टाग्राम रील्स में इतने सारे आर्टिस्ट के काम आते हैं, तो उनसे सीखो, लाइक उनको देखो, रिसर्च करो उसके बारे में भी कि और तुम भी क्या कर सकते हो। सो वो एक बहुत लाइक यू हैव टू कीप अप विद द रेस, आई फील। तो वो इम्पोर्टेंट है एज अ डिज़ाइनर। सो अब जैसे आपने मेंशन किया कि कॉलेज में जो भी ट्रेनिंग हुई, उसके अलावा आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है अपने इंटर्नशिप में करी, और आपने लर्न किया अपने मेंटोर से। शायद उस समय इतना ज़्यादा ऑनलाइन भी लर्निंग अवेलेबल नहीं थी इतनी सारी, तो आजकल तो बहुत सारे पोर्टल्स हैं जहाँ अपस्किलिंग हम कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर किसी को अपस्किल करना है तो वो कैसे कर सकता है अपस्किल, अपार्ट फ्रॉम अगर इंटर्नशिप नहीं करी है उसने और कॉलेज में है तो अपस्किल करना चाहता है? मैंने भी जब मैं यहाँ इंटर्नशाला में आई थी तब मेरे पास सॉफ्टवेयर नॉलेज जो थी उसमें फिग्मा वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, क्योंकि फिग्मा तब तक आया ही नहीं था जब तक हम लोग एंटर हुए थे। एंड फिग्मा सीखने के लिए मैंने ही इंटर्नशाला की ही ऑनलाइन ट्रेनिंग ली थी। हाँ, UI UX की। सो उससे मैंने काफ़ी फिग्मा सीखा, एंड नाउ आई एम टीचिंग लाइक अदर डिजाइनर्स की उसमें क्या फंक्शंस है, क्या है। सो वो काफ़ी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। एंड तब मुझे ऑनलाइन ट्रेनिंग्स की वैल्यू पता चली, क्योंकि उसके पहले तक मैंने नहीं करी थी। उसके बाद फिर मैं और रिसर्च करती रहती थी कि और क्या नया आया है, क्या नया आया है। सो देन आई ऑल्सो सॉ कि हमारे अभी प्लेसमेंट गारंटी वाले कोर्सेज भी आए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आई थिंक कॉलेज वालों के लिए, क्योंकि जब मैं कॉलेज में थी तब ऐसे कोई कोर्सेज नहीं थे जिसमें हमें प्लेसमेंट की गारंटी मिल रही हो। हमें बहुत स्ट्रगल्स करने पड़े लाइक टू गेट अ प्लेसमेंट इटसेल्फ। एंड इसमें अगर अपस्किलिंग भी हो रही है प्लस प्लेसमेंट की गारंटी मिल रही है, सो देन दैट इज लाइक
one like cherry on the cake, I feel. तो आई थिंक अपस्किलिंग बहुत ज़रूरी है एंड देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल। इंटर्नशाला में बहुत ट्रेनिंग्स अवेलेबल हैं जो बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे मिल जाती UI UX and graphic design, I think, and even like color psychology की भी एक ट्रेनिंग है, so Training है that also is like very important कि डिज़ाइन के लिए। इलस्ट्रेटर की भी ट्रेनिंग है। हाँ जी। ओके ओके एंड देन वी आल्सो हैव UI UX प्लेसमेंट गारंटी कोर्स एज वेल। हाँ तो आप एक बार जाकर देख सकते हैं इंटर्नशाला प्लेटफॉर्म में। इफ इट वर्क्स फॉर यू देन इट्स गुड, आपको हेल्प मिलेगी करियर में। सो आई गेस हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं आज एंड जो भी करियर बनाना चाहते हैं विजुअल डिज़ाइन में वो श्योरली इस वीडियो को देख के उन्हें काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आप अपने कलीग्स को जानते हैं जो विजुअल डिज़ाइन में इंटरेस्टेड है तो आप ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ऑल्सो आप इंटर्नशाला प्लेटफॉर्म में जाके अपार्ट फ्रॉम ट्रेनिंग्स आप IS क्लब्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको लाइक माइंडेड कम्युनिटी है, आपके ही जैसे लोग हैं, आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ पे एक डिज़ाइन क्लब भी है, उनसे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं, किसी वर्क में आप फीडबैक्स ले सकते हैं, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और एज अ कम्युनिटी भी आप वहाँ पे मल्टीपल लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। ऑल्सो इंटर्नशाला में इंटर्नशिप्स तो अवेलेबल हैं ही, फ्रेशर जॉब्स भी हैं, जॉब्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप इंटर्नशिप्स आपने कुछ करी है तो आप जॉब्स भी सर्च कर सकते हैं वहाँ पे एंड ठीक है। सो बिफोर रैपिंग अप वुड यू लाइक टू शेयर सम टिप्स फॉर बिगिनर्स ताकि वो अपने करियर को आगे बढ़ा सकें? और मेरी यही टिप रहेगी कि रिसर्च, लर्न एंड इंटर्न। आई थिंक ये 3 चीज़ें हमने करनी चाहिए लाइक ऑन अ डेली बेसिस कि जब आपको मौका मिले इंटर्नशिप करने का आप कर लो। देर आर लाइक रिमोट ऑप्शंस, देर आर वर्क फ्रॉम होम ऑप्शंस, देर आर इन ऑफिस ऑप्शंस, जो भी फीजिबल होता है आई थिंक वो करना चाहिए सबको। क्योंकि इन इंडस्ट्री नॉलेज जो होती है वो आई डोंट थिंक कि कहीं और भी मिल सकती है। सो लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लस अपडेटिंग एंड अपग्रेडिंग योर सेल्फ, रिसर्चिंग अबाउट न्यू थिंग्स, अबाउट इवन पुराने चीज़ों के बारे में, लाइक आर्ट हिस्ट्री में भी जा सकते हैं थोड़ा सा। आई थिंक डिज़ाइन इज़ एवरीवेयर, हमें वो ढूंढना है कि हमारे घर के पैकेट में भी, घर के नमक के पैकेट में भी डिज़ाइन है। तो हमें वो चीज़ ढूंढनी है अपने लिए कि हम अपनी डिज़ाइन आई कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो क्रिएट अ डिज़ाइन आई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप सड़क पे जा रहे हो, आप हर चीज़ में देखो कि कहाँ अलाइनमेंट है, कहाँ डिज़ाइन है, एंड ऐसे ऐसे धीरे धीरे आई थिंक काफ़ी चीज़ें लर्न हो जाती हैं। प्लस हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स तो है ही कि जहाँ से आपको हैंड्स ऑन लाइक एक फुल ऑन नॉलेज मिलती है लाइक अबाउट वेरियस थिंग्स, अबाउट UI UX और डिज़ाइन और ग्राफिक डिज़ाइन ऑल्सो। सो वो बहुत अच्छी चीज़ है जो अभी पहले नहीं थी और अब है। सो या दीज आर माई टिप्स फॉर यू टू कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग इन द वर्ल्ड। थैंक्स निमिषा, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम एंड आई एम श्योर आज का सेशन लर्नर्स के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हमने दिए हैं जो उनके लिए टेक अवेज हैं करियर को ग्रो करने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अरुण। थैंक्स टू द ऑडियंस। थैंक यू ऑडियंस।